ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर है। ये इस बार जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, ये उसका प्रारूप है। इस बार 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में इसी प्रकार से पेपर आएगा। ये उसका मॉडल पेपर है जिसका आज हम हल देखेंगे। इसमें जो सवाल दिए गए हैं उनका खंड आ करेंगे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल जो है खंड आ, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें जो पहला सवाल है वो पूछ रहा है, एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो एक परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत भी होता है और अशांत भी होता है। ठीक है, किसी भी परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत होगा या अशांत होगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन आपको दिया गया है अशांत और फिर दिया गया है शांत। तो ये तो दोनों होता है। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है। देखिए 5/3 है। जब इसे आप भाग करते हैं, ये एक परमेय संख्या है, तो 1.666 इस तरीके से ये आता रहेगा। तो ये अशांत हो गया, अशांत आवर्ती है। और उसके बाद में ये शांत, देखिए 5/2 है, तो इसे जब 2 से भाग देंगे तो ये 2.5 ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, शांत है। एक होता है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं होती है, कोई भी आती रहती है, तो वो जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती होता है और वो अपरमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया था कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, तो अशांत भी होता है और शांत भी होता है। तो ये पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। आइए तीसरा देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो है उपर्युक्त दोनों, और फिर कहा गया है चौथे में इनमें से कोई नहीं। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। मतलब परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत भी होता है और अशांत भी होता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक शून्येतर परमेय संख्या, शून्येतर का मतलब होता है कि शून्य से अतर, शून्य ना हो उसके अलावा कुछ भी हो। तो एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो किसी भी शून्येतर, शून्य से अतर कोई भी परमेय संख्या, शून्य के अलावा कोई भी परमेय संख्या ले लीजिए और फिर उसका गुणा कर दीजिए अपरमेय संख्या में, तो हमेशा जो गुणनफल आएगा वो अपरमेय संख्या ही आएगा। तो देखिए सदैव अपरमेय संख्या, सदैव परमेय संख्या, परमेय या अपरमेय संख्या एक। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है, सदैव अपरमेय संख्या। मतलब अपरमेय संख्या और परमेय संख्या का गुणनफल जो होता है वो सदैव अपरमेय होता है, इसका फर्स्ट सही है। इसके बाद तीसरा देखिए, इसमें कह रहा है रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु पूछ रहा है। ठीक है, अगर इसका प्रतिच्छेद बिंदु हमें बताना है तो इसके लिए देखिए यहाँ x बराबर आपको 0 दिया गया है, ये तीसरा कर लेते हैं, और x बराबर 0 दिया गया है। और उसके बाद में जो दूसरा समीकरण दिया गया और 2x + 3y बराबर 12, x बराबर जो 0 दिया गया है वो इसमें रख दीजिए, 2 × 0 x की जगह पर + 3y बराबर 12, ये 0 हो जाएगा, ये +3y हो जाएगा बराबर 12। 0 का 2 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हट जाएगा, ये 3y, मतलब 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो y बराबर 4 आ गया। तो y का मान 4 आ गया, x का मान 0 दिया गया था। और यहाँ पर आपको बिंदु दिए गए हैं कि x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु। तो हमें x और y का मान चाहिए था, x का मान 0 और y का मान अभी जो हमने हल किया वो y का मान 4 आया। तो देखिए किसी भी बिंदु में x का मान पहले लिखा होता है और y का मान बाद में लिखा होता है। तो x का मान 0 है, देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो ये दोनों में 0 है। और हमारा y का मान कितना आया है 4, तो इसमें 4 कहाँ है, 0,4 और 0,-4, तो ये 0,4 वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि x का मान 0 दिया ही था और जब x का मान हमने इस समीकरण में रखा तो y का मान 4 आ गया। तो ये जो बिंदु है प्रतिच्छेद बिंदु वो 0,4 है। इसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं। चौथा, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। देखिए वो सबसे बड़ी संख्या पूछने का मतलब है कि आपसे HCF पूछ रहा है, महत्तम समापवर्तक। अब इसे जानने के लिए, और फिर ये कह रहा है कि इसका शेषफल, वो सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को
विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो इसका हमें HCF ज्ञात करना होगा। कैसे? 70 में शेषफल 5 प्राप्त हो और 125 में शेषफल 8, तो हम HCF निकालेंगे। देखिए ये चौथा सवाल है, इसको ऐसे करेंगे कि HCF, और ये 70 है, शेषफल कितना चाहिए इससे 5, तो इसको 5 को घटा दीजिए, और फिर 125 है, इसमें से शेषफल कितना चाहिए 8, तो इसको घटा दीजिए, और फिर उसके बाद में देखिए HCF कितने का चाहिए हमें 65, 8 घटा देंगे तो 117। ठीक है, अब हमें जो शेषफल चाहिए वो 65 और 117 का चाहिए, क्योंकि हमने इसमें जो शेषफल कह रहा था वो निकाल दिया है। तो 65 और 117 का शेषफल देखिए, 65 को काटिए 5 से, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर 13 से कैंसिल कर दीजिए, 1 हो जाएगा, और 117 से इसे कैंसिल करिए। देखिए ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से काटिए, 3 त्रिक्का 9, बाकी बचा 2, ये 27 हो गया, 3 9 27। फिर उसके बाद में ये फिर से 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, फिर 13 से कट रहा है ये। तो यहाँ 65 का जो आपका आया है अभाज्य गुणनखंड वो 5 है और 13 है, और जो 117 का आया है वो 3 है और 3 × 3 13। तो इसका जो HCF होगा 65, 117 होगा, जो इसमें कॉमन पार्ट है। देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ तो है नहीं, इसमें 3 3 है लेकिन इसमें नहीं है, 13 13 ये दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, तो ये इसका जो HCF होगा 65 का और 117 का वो 13 होगा। देखिए इसमें 13 ऑप्शन दिया गया है, 17 और 125 को विभाजित करने पर 5 और 13 पहला दिया गया है, पहला सही है। ठीक है, पाँचवा समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, पहले इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। 2x + ay = 1 और 3x - 5y = 7। देखिए कोई भी हल ना होने के लिए पहले इसे a1 निकाल लीजिए। a1 = 2 है, b1 = a है, और c1 = 1 है, a2 = 3, b2 = -5, c2 = 7। कोई भी हल ना होने के लिए जो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये शर्त है। यहाँ पर a1 का मान रखिए 2, a2 का मान रखिए 3, b1 का मान रखिए a, b2 का मान रखिए -5, c1 का मान है 1 और c2 का मान है 7। चलिए अब इन दोनों को हल कर लीजिए। तो 2 5 3, 5 दूना -10/3 बराबर a। तो a बराबर -10/3, a का मान -10/3 आ गया है, और a बराबर -10/3 के लिए ये जो समीकरण युग्म दिया गया है आपको, ये समीकरण युग्म जो दिया गया है a बराबर -10/3 के लिए इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। यदि a का मान -10/3 हो जाता है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन 3 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण का विविधकर शून्य है। ये विविधकर से रिलेटेड सवाल है, तो सबसे पहले इसका विविधकर निकाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण आपको दिया गया है 2x² - 4x + 3 = 0। विविधकर निकालते हैं। d बराबर b² - 4ac, b यहाँ पर है -4, तो -4 का स्क्वायर, 4, a का मान है 2, c का मान है 3। देखिए ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। इन सब के मान रख दिए हमने। 4 चौक 16, -4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ये -8 है गया, और ये <0 है, तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अब आइए ऑप्शन देख लेते हैं। अगर विविधकर माइनस में आ जा रहा है तो इसके मूल काल्पनिक होते हैं, या कहीं कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। तो यहाँ विविधकर 0 से कम है।
कह रहे हैं दिए गए समीकरण का विविधकर शून्य से कम है। हाँ बिल्कुल सही है, दिए गए समीकरण का विविधकर शून्य से कम है। माइनस संख्या जो होती है वो शून्य से छोटी होती है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी सही है। अगर विविधकर शून्य से कम है तो समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, ये भी ऑप्शन सही कह रहा है। फिर सी कह रहा है समीकरण का विविधकर शून्य है, ये सही है, ये सही है। समीकरण का विविधकर शून्य नहीं तो शून्य नहीं है, -8 है। समीकरण के मूल वास्तविक है, नहीं मूल वास्तविक नहीं होंगे क्योंकि विविधकर -8 आ रहा है, 0 से कम होने पर इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये देखते हैं इधर, कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चयन करें। ए और बी सही है, तो ए और बी सही है। ठीक है, ये ए और बी दोनों सही था, तो ये पहला ऑप्शन जो ए और बी सही कह रहा है यही ए और बी सही है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष इतने हैं। चलिए देखते हैं इसे करना क्या है। 3 शीर्ष ए ओ और बी दिए गए हैं, कह रहा है इसका विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है तो इसे हल करना पड़ेगा। देखिए एक आयत है, क्वेश्चन नंबर 7 है। आयत बना लीजिए, किसी भी 3 शीर्ष को इसके लिख लीजिए। ये ए है, ये मान लीजिए ओ है, ये बी है, सी मान लीजिए। तो ए आपको दिया गया है 0,3, बी ओ दिया गया है 0,3 और बी दिया गया है जी 5,0। विकर्ण ये होता है, आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं, एक ये होता है और ये होता है। ठीक है, तो हमें इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होगा ए बी की लंबाई बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है। देखो x2 ये होता है, ये मान लीजिए पहला बिंदु है और दूसरा बिंदु है, तो ये x2 है 5 - x1 है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 - 3 होल स्क्वायर। 5 में से 0 घटा दोगे 5 बचेगा और 5 में 25 हो जाएगा, प्लस 0 - 3 रहेगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो ये √34 आ जाएगा। देखते हैं कौन ऑप्शन है इसमें। ये देखिए √34 ये सही है। तो विकर्ण की जो लंबाई होगी वो √34 होगी। ये हो गया इसका जवाब। आगे देखते हैं, कह रहा है 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। नंबर 1, यदि इनके संगत कोण बराबर हों। बिल्कुल सही है, इनके संगत कोण बराबर होंगे तो 2 त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। फिर कह रहा है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। ये भी शर्त सही है कि यदि इनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में और समानुपाती हों तो 2 त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। नंबर 3 कह रहा है उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन जो है 3 सही है आप लोगों का। ये दोनों होता है कि अगर संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो दोनों समरूप होते हैं। तो ये ऑप्शन 3 सही है आप लोगों का, उपयुक्त दोनों। अगर कोई 2 भी त्रिभुज हैं उनकी संगत कोण बराबर हैं, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो ये दोनों सही है। इसे देखते हैं, कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप। देखिए इसे कैसे करना है। नंबर 10, पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, इसका नाम दे दीजिए। ये पहले C 90 डिग्री का है, A कह दीजिए, इसे B कह दीजिए। आपको दिया गया है AC बराबर 3, BC बराबर 4। देखिए अगर AC 3 है और BC 4 है तो ये त्रिभुज ABC में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए और कर्ण स्क्वायर, कर्ण ये होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण यहाँ AB है, स्क्वायर बराबर लंब 4 का स्क्वायर आधार 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25 तो √25। ये AB स्क्वायर था, इस पर से स्क्वायर हट गया तो AB बचा, ये 25 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। प्लस माइनस 5 आएगा लेकिन वो हमें लेना नहीं है क्योंकि लंबाई ये दूरी है तो ये माइनस में होगा नहीं, तो AB बराबर आ गया 5। एक बात और, समकोण त्रिभुज में जो माध्यिका होती है, ये मान लीजिए माध्यिका है D,
ठीक है। समकोण त्रिभुज की ये जो माध्यिका होती है वो समकोण त्रिभुज के कर्ण के आधे के बराबर होती है। समकोण त्रिभुज के कर्ण के आधे के बराबर होती है। कर्ण कितना आया हमारा 5। तो अब इसका आधा करिए, माध्यिका की लंबाई आ जाएगी, माध्यिका बराबर, माध्यिका CD कह सकते हैं, माध्यिका CD बराबर AB बटा 2। AB का मान आया है 5/2, आधा हो जाएगा तो 2.5। तो ये माध्यिका की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, ये सही है पहला। चलिए ठीक है, ये अभी हम छोटे छोटे वीडियो ही बना सकते हैं। आगे के वीडियो में अगले 10 सवाल देखेंगे कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, नहीं तो इतने 10 सवालों को आप लोग देखिए और इसे समझिए। अगले वीडियो में अगले 10 सवालों का जवाब दिया जाएगा।